नेक्स्ट जो हमारे पास है माइक्रोसिटिक एनीमियाज में सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया है। देखें ये डिफेक्टिव प्रोटोपोरफायरिन सिंथेसिस की वजह से ये एनीमिया हो जाता है, ठीक है ना। वही बात है सारा, हेमोग्लोबिन इज इक्वल टू हीम प्लस ग्लोबिन ना, हीम फिर इक्वल टू आयरन और प्रोटोपोरफायरिन। अब जब प्रोटोपोरफायरिन डिफेक्टिव सिंथेसिस होगी तो इसकी कमी होगी, जब इसकी कमी होगी तो हीम की कमी होगी, हीम की कमी होगी तो फिर हीमोग्लोबिन की कमी होगी, जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो फिर सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना। तो कोई भी डिसऑर्डर जिसमें प्रोटोपोरफायरिन कम बनेगा तो हीम कम बनेगा, हीम कम बनेगा तो फिर हीमोग्लोबिन कम होगा और सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है। ठीक है ना। अब देखें कि सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया को समझने के लिए आपको जो बायोकेम ऑफ प्रोटोपोरफायरिन समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। यानी कि प्रोटोपोरफायरिन की जो सिंथेसिस होती है या फिर इसकी जितनी भी बायोकेमिस्ट्री होती है ये समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। ठीक है ना। याद रखें प्रोटोपोरफायरिन जो है वो तकरीबन 7-8 केमिकल रिएक्शंस के बाद जाके ये बनता है, ठीक है। ठीक है ना। तो ये जो सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटोपोरफायरिन के लिए। देखें इनमें से कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, कुछ रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ठीक है ना। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया किस जगह में, ठीक है, ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट या फिर सिंपली आप एरिथ्रोब्लास्ट बोल दें, ठीक है ना। तो क्या हमने कहा कि प्रोटोपोरफायरिन बनने के लिए 7-8 रिएक्शंस होते हैं सीरीज़ में, ठीक है ना। और ये कुछ रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होते हैं, कुछ रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में। किसके साइटोप्लाज्म और किसके माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हो, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट और ये इसको एरिथ्रोब्लास्ट ईबी से भी आप डिनोट कर सकते हैं इन सेल्स में, ठीक है। ठीक है ना। अब याद रखें इनमें से जो फाइनल स्टेप है ना वो क्या होता है कि जो वो रिएक्शन क्या करता है, प्रोटोपोरफायरिन को आयरन के साथ अटैच करता है Fe के साथ और इससे फिर हीम बनता है। ये फाइनल स्टेप है, ठीक है इसका। ये जो है प्रोटोपोरफायरिन आयरन के साथ अटैच होता है और उसके बाद हीम बनता है, ठीक है। और ये स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। जबकि फर्स्ट जो रिएक्शन होता है ना ये वाला रिएक्शन अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो याद रखें इस रिएक्शन में क्या होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो कन्वर्ट होता है एमाइनो लेवुलिनिक एसिड में, ठीक है। और ये किसकी मौजूदगी में होता है, ये मौजूदगी में होता है एमाइनो लेवुलिनिक एसिड सिंथेस की मौजूदगी में, एलास की मौजूदगी में, ठीक है। ठीक है ना। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एलास की मौजूदगी में एमाइनो लेवुलिनिक एसिड में, ठीक है ना। ये जो स्टेप है ना ये रेट लिमिटिंग स्टेप है RLS, ठीक है, रेट लिमिटिंग स्टेप है प्रोटोपोरफायरिन सिंथेसिस का, याद रखें, ठीक है ना। तो याद रखें जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने की कि ये B6 विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन जो है इसके लिए एक को फैक्टर का रोल प्ले करता है। इसमें B6 ना हो तो ये स्टेप आगे नहीं जा सकता, ठीक है। और ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें वो एमाइनो लेवुलिनिक एसिड को कन्वर्ट करता है प्रोफोबिलिनोजन PB में। कौन कन्वर्ट करता है, एमाइनो लेवुलिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, या फिर इसको DH लगा दो यहाँ पे, ठीक है ना, डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट 2 रिएक्शंस हैं, ये समझो ये वाला, ये 2 लाइंस, ठीक है ना, किसके प्रोटोपोरफायरिन के सिंथेसिस के। अब उसके बाद और भी रिएक्शंस होते हैं, और रिएक्शंस होने के बाद फिर हम एक फाइनल रिएक्शन, अब ये फिर इस यहाँ से फिर फाइनल रिएक्शन जो होता है अभी हम फाइनल रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। हमने शुरू के 2 पढ़े, उसमें पहला वाला रेट लिमिटिंग स्टेप है, ठीक है। ठीक है ना। तो जो लास्ट रिएक्शन है प्रोफोबिलिनोजन फिर डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू लास्ट रिएक्शन में क्या होता है, प्रोटोपोरफायरिन आयरन के साथ मिलता है, किसकी मौजूदगी में, फेरोकिलेटेस की मौजूदगी में क्या बनाता है और हीम बनाता है, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़े, 3 रिएक्शंस पढ़े, बाकी सारे छोड़ के, ठीक है ना, ये सारे छोड़ के 3 रिएक्शंस, पहले 2 और लास्ट, ठीक है। लास्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये वाला प्रोटोपोरफायरिन प्लस आयरन मिल के हीम बनाते हैं फेरोकिलेटेस की मौजूदगी में, और ये वाले फिर फर्स्ट 2 भी पढ़े। फर्स्ट रेट लिमिटिंग स्टेप है, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। फिर हमने ये भी कहा कि ये जो रिएक्शन है लास्ट रिएक्शन ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। हमने ये यहाँ भी आपको बताया था साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया, देखें लास्ट वाला माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें ये एक बोन है, बोन का ये मेरो है, ठीक है, ये बोन है, ये बोन का मेरो है, ठीक है। यहाँ पे बोन मेरो मैक्रोफेजेस आपको नज़र आने बहुत सारा आयरन लेके, ठीक है,
ये आयरन स्टोरेज साइड है बोन मेरो मैक्रोफेज। इसी तरह यहाँ पे देखो तो ये क्या है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोब्लास्ट है, ठीक है ना, ये इरिथ्रोब्लास्ट है। अगर इरिथ्रोब्लास्ट ये आपको क्या कहते हैं इसको, इरिथ्रोब्लास्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में हमने क्या कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये लास्ट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन जिसमें क्या होता है, फेरुकिलेटेस की मौजूदगी में प्रोटोपोरफायरिन और हीम मिलके जो हीम प्रोटोपोरफायरिन और आयरन मिलके हीम बनाते हैं, ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इधर क्या हो रहा है इस टाइम इसके अंदर हो रहा है प्रोटोपोरफायरिन की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है ना। तो ये देखें ये रिएक्शन भी इस तरह ये लास्ट वाली रिएक्शन प्रोटोपोरफायरिन बन रहा है। कहाँ बन रहा है, हमने कहा था ना, ये देखें माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो ये बन रहा है कहाँ बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटोपोरफायरिन बन रहा है। अब जो प्रोटोपोरफायरिन यहाँ अंदर बन रहा है तो बोन मेरो मैक्रोफेजिस से आयरन कहाँ आ रही है, ऐसे आयरन आ रही है ये इरिथ्रोब्लास्ट में, इरिथ्रोब्लास्ट के फिर ये कहाँ जा रही है, अंदर आयरन जा रही है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑलरेडी मौजूद है प्रोटोपोरफायरिन, तो प्रोटोपोरफायरिन और हीम मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटोपोरफायरिन और यहाँ से आने वाला आयरन मिलके क्या बनाते हैं, अंदर हीम बनाते हैं, ठीक है ना, हीम बनाते हैं, ठीक है ना। अगेन देखो प्रोटोपोरफायरिन बना अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, बना, ठीक है। अब जब प्रोटोपोरफायरिन बना तो यहाँ पे एट द सेम टाइम बोन मेरो मैक्रोफेजेस तैयार हैं आयरन देने के लिए। आयरन आता है इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर आता है, अंदर साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म से फिर माइटोकॉन्ड्रिया में घुसता है, माइटोकॉन्ड्रिया में फिर ये रिएक्शन होता है, देखें ये वाला, ठीक है, प्रोटोपोरफायरिन प्लस ही आयरन फेरुकिलेटेस की मौजूदगी में हीम बनता है। याद रखें प्रोटोपोरफायरिन वाला रिएक्शन जिसमें प्रोटोपोरफायरिन बनता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, वो स्टेप भी, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है ना। अब हम देखें अगर प्रोटो आयरन तो आ रहा है फॉर एग्जांपल, अब देखें हमारा जो प्रोटोपोरफायरिन सिंथेसिस डेफिशिएंट है, यानी कि प्रोटोपोरफायरिन नहीं बन रहा है इधर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो क्या होगा, देखें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बन रहा है, हीम भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि बॉडी को लगता है कि खून नहीं बन रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्रोफेज से आयरन आएगा, आयरन लोड होता जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं यहाँ पे, इन माइटोकॉन्ड्रिया पे लोड होता जाएगा, और एक बार अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में घुसा आयरन, इसके वापस आने का कोई आपको वो नहीं होता, ठीक है, प्रोसेस नहीं होता, वो अंदर ही लोडेड रह जाता है, ठीक है। और हमने पहले भी कहा था, याद है जब हम शुरू में पढ़ रहे थे कि एंटेरोसाइड जो होता है हमारा फिजियोलॉजी कोई फिनोमिना नहीं है आयरन को वापस रिवर्स बैक करने का, ठीक है। तो ये आयरन यहाँ पे लोड होता जाता है, ठीक है। अभी सिचुएशन क्या है, एक तरफ तो प्रोटोपोरफायरिन डिफेक्टिव सिंथेसिस है, दूसरी तरफ आयरन ऐसे लोड हो रहा है ऐसे इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, ठीक है ना। जब एक बार आयरन इनमें लोड होता है ना, याद रखें न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं, मैं दोबारा ये इस तरह के बनाता हूँ, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इनको छोड़ें, ये देखें इस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया इर्द गिर्द न्यूक्लियस के होते हैं, ठीक है। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया लोडेड होते हैं किससे, आयरन से, जब ये लोडेड होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो ये फिर इस तरह की शेप बन जाती है, इनको इन इरिथ्रोब्लास्ट को फिर हम क्या कहते हैं, रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है ना। ये एक खास पिक्चर है रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट, ठीक है ना। तो ये इस तरह के रिंग सिड्रोब्लास्ट कहाँ नज़र आते हैं, ये देखें बोन मेरो में नज़र आते हैं, और इनको सेल्स को अगर आप प्रशियन ब्लू स्टेन करेंगे तब आपको ये रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट नज़र आएंगे, ठीक है। ये होते हैं असल में आयरन लेडन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, ये बीच वाला न्यूक्लियस है, आयरन लेडन माइटोकॉन्ड्रिया अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये देखें ये प्रशियन ब्लू स्टेन है, नज़र आ रहा है आपको, और इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये देखें ये रिंग्ड जो माइटोकॉन्ड्रिया है आयरन लेडन माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट है, ठीक है ना। और ये हम कहाँ देखते हैं, हम बोन मेरो बायोप्सी में देखते हैं, ठीक है, बोन मेरो के अंदर, जो जैसा कि मैंने अभी पहले बताया आपको, ठीक है ना। अब देखें सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया की दो टाइप्स हैं, ठीक है ना, दो टाइप्स कौन कौन सी, एक कंजेनिटल होती है, एक्वायर्ड होती है, ठीक है। कंजेनिटल जो होती है वो डिफेक्ट होती है एलास में, ठीक है। एलास हमने आपको पहले भी बताया था, ये रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ प्रोटोपोरफायरिन सिंथेसिस है, ठीक है ना। एलास क्या है, एलास है एमाइनो लेवुलेनिक एसिड सिंथेस, ये एंजाइम है जो कि ये वाला स्टेप जो फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटोपोरफायरिन को ये B6 की मौजूदगी में ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। तो ये एलास की अगर डेफिशिएंसी हो या एलास में कोई ख़राबी हो तो फिर जो होता है ना
कॉन्जेनिटल सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है, ठीक है ना। और ये इट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्स अलास, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो है वो एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड में हमारे पास बॉल है, बॉल, ठीक है ना। बॉल में हमारे पास B6 की डेफिशिएंसी, B6 वही देखें ना, इसी में एलास में साथ में B6 भी तो कोफैक्टर है, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी होगी तो भी आपको प्रोटोपोरफायरिन नहीं मिलेगा, इसकी डेफिशिएंसी होगी तो भी प्रोटोपोरफायरिन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखें अल्कोहल। अल्कोहल एक माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजन है, ठीक है ना। अगर ये फिर डैमेज करता है माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसकी वजह से प्रोटोपोरफायरिन सिंथेसिस कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो फिर आपको पता है कौन सी एनीमिया हो जाएगी, एक्वायर्ड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगी। फिर हमारे पास लेड टॉक्सिसिटी है। लेड जो होता है ना, देखें लेड डीनेचर करता है एलाइड को और फिरोकिलेटेस को। ये दोनों एंजाइम्स हमने आपको अभी बताए हैं। ये देखें फिरोकिलेटेस जो लास्ट स्टेप में ये रोल प्ले करता है, ही आयरन को ये प्रोटोपोरफायरिन के साथ मिला के हीम बनाता है, ठीक है। तो लेड इसको भी डैमेज करता है, इसको डैमेज करेगा तो वही सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। फिर एलाइड को, अमाइलोलेविनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज को भी लेड टॉक्सिसिटी कराता है, जिसकी वजह से अमाइलोलेविनिक एसिड कन्वर्ट नहीं होता और ये स्टेप आगे बढ़ता नहीं है और हम प्रोटोपोरफायरिन नहीं बनता, ठीक है, ठीक है ना। फिर देखें कि B6 हमने कोफैक्टर था इलाज के लिए, हमने ये बता दें इसकी डेफिशिएंसी फिर से भी एक्वायर्ड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। किन कंडीशंस में B6 की डेफिशिएंसी हो सकती है? फॉर एग्जांपल याद है जब हम टीबी के लिए आइसोनियाजिड देते हैं तो साथ में B6 भी देते हैं, वो इसलिए कि आइसोनियाजिड डिस्ट्रॉय करता है B6 को। B6 जब कम होगा तो फिर आपको पता है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया वाली पिक्चर पेशेंट में आ सकती है, और ठीक है ना। आप देखें कि लैब फाइंडिंग्स क्या होती हैं सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में। देखें, याद रखें सिड्रो हमने क्या कहा था कि आयरन ओवरलोड हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में से। इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें बहुत सारी क्या होती है, आयरन लोडेड हो जाती है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया देखो फुल ऑफ आयरन, माइटोकॉन्ड्रिया फुल ऑफ आयरन, माइटोकॉन्ड्रिया फुल ऑफ आयरन, फुल ऑफ आयरन, फुल ऑफ आयरन, फुल ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये असल में है एक आयरन ओवरलोडेड स्टेट। याद रखें आयरन ओवरलोडेड स्टेट्स हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है और दूसरा है हीमोक्रोमेटोसिस। ये दोनों के दोनों आयरन ओवरलोडेड स्टेट हैं। अब यानी कि ये स्टेट्स हैं और इनकी जो लैब आयरन की जो स्टेटस है ना, वो पिक्चर भी सेम ही होती है। यही पिक्चर आप सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में भी देखेंगे, यही पिक्चर आप हीमोक्रोमेटोसिस में भी देखेंगे। अब होता क्या है, देखें यहाँ पे ये हमारा एरिथ्रोब्लास्ट है, ठीक है। वही देखें मैक्रोफेजिस से आयरन आ रही है, मैक्रोफेजिस से, ठीक है। इधर हीम बनने की कोशिश हो रही है, जब प्रोटोपोरफायरिन बनने की कोशिश हो रही है। जब इस जगह में प्रोटोपोरफायरिन नहीं बनता तो आयरन ओवरलोड हो जाता है, इधर पड़ा रहता है आयरन। एक टाइम ऐसा आता है कि वो फ्री आयरन क्या होता है, वो फ्री रेडिकल्स बनाता है। जब फ्री रेडिकल्स बनाता है ना, जब फ्री रेडिकल्स बनाता है तो ये आयरन क्या होता है, यहाँ से लीक आउट हो जाता है आयरन, इधर टूट सेल मर जाता है ना, सेल मर जाता है सारा आयरन बाहर, ठीक है। ये देखें अभी गौर से सुने, सेल मर जाएगा बिकॉज ऑफ आयरन। इधर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारा आयरन जमा है, वो आयरन फ्री रेडिकल इंजरी कराता है, सेल मर जाएगा, सारे का सारा आयरन बाहर लीक। अब ये आयरन बाहर लीक होता है तो मैक्रोफेज समझता है कि बहुत सारा आयरन है, मैक्रोफेज दोबारा वो आयरन उठा लेता है। बोन मेरो मैक्रोफेज इज अ स्टोरेज साइट, ठीक है, दोबारा वो आयरन उठा लेता है। अब अगर स्टोरेज आयरन ज़्यादा होता है, देखें ये सारा आयरन मैक्रोफेज उठाता है। अच्छा, जब स्टोरेज आयरन ज़्यादा होता है तो क्या होगा, इंक्रीज्ड फेरिटिन, ठीक है। इसीलिए ये हमारी पिक्चर है इंक्रीज्ड फेरेटिन। अब यहाँ से आयरन फिर क्या कहते हैं, करीब पड़ी हुई ब्लड वेसल में भी जाता है। ये जो फ्री आयरन है ये ब्लड वेसल में भी जाता है। जब ब्लड वेसल में ये आयरन जाएगा, ठीक है ना, ये आयरन इधर आएगा तो क्या होगा, इंक्रीज्ड सीरम आयरन, ठीक है। ये देखें सीरम आयरन भी आपको इंक्रीज नज़र आ रहा है। अब देखें ऑटोमेटिकली जब इंक्रीज फेरेटिन है तो हमने क्या कहा था, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और अगर इंक्रीज सीरम आयरन है तो फिर इंक्रीज परसेंट सेचुरेशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपने इस तरह देख लेना है इसको कि मेन जो कंसेप्ट है ना, बोन मेरो के अंदर इरिथ्रोब्लास्ट है या फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोब्लास्ट बोल दो इनको, इनके अंदर बहुत सारा आयरन जमा होता है, प्रोटोपोरफायरिन होता नहीं है, आयरन वेला पड़ा रहता है, आयरन गुस्से में आता है और फ्री रेडिकल जनरेट करता है, फ्री रेडिकल सेल को मार देते हैं। फिर जब सेल को मार देते हैं आयरन सारा बाहर निकलता है, जब बाहर निकलता है तो कुछ अपटेक होती है आयरन बोन मेरो माइक्रोफेजिस में, जिसकी वजह से फेरेटिन लेवल हाई हो जाता है, कुछ अपटेक होती है ब्लड वेसल में जिसकी वजह से सीरम आयरन हाई हो जाता है।
और आपको पता है कि हमने इनको पेयर्स में पढ़ा है। जैसे ही आयरन फेरेटिन हाई होगा तो टीआईबीसी कम होगी, और जैसे ही आयरन सीरम आयरन ज़्यादा होगा तो परसेंट सेचुरेशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और याद रखें यही पिक्चर सिडरोब्लास्टिक एनीमिया की भी है, यही पिक्चर हेमोक्रोमेटोसिस की भी है। ठीक है, देखें अब आप ये ना समझना कि सिडरोब्लास्टिक एनीमिया और हीमोक्रोमेटोसिस में और भी फीचर्स सेम होती हैं, वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन एज़ फार एज आयरन स्टेटस इज़ कंसर्न्ड दे शेयर द सेम पिक्चर, ये आपने याद रखना है। ओके, ठीक है ना। यहाँ पे हम दो निमोनिक आपको बताएंगे। निमोनिक नंबर वन, ठीक है ना। निमोनिक नंबर 1 में देखें आपके इसको सिड्रो को आपने क्या करना है, सिड्रो को आपने साइड रो पढ़ना है, ठीक है। साइड रो पढ़ेंगे तो आपको इससे पता चलेगा कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो आयरन लोडेड माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उस जिसको सिड्रोब्लास्टिक रिंग बोलते हैं, रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट, ठीक है। वो रिंग जो होती है वो न्यूक्लियस के साइड में ऐसे रो सी बनती है, ठीक है। एक तो ये निमोनिक हो गया, ठीक है ना। और दूसरा निमोनिक जो है ना, इसकी टाइप्स में देखें, टाइप्स में देखो आला, एक पहला कंजेनिटल आला, ये अलास, ठीक है ना। एमाइलोग्लिक एसिड सिंथेज की डेफिशिएंसी की वजह से कंजेनिटल होती है। आला फिर बाल, BAL बाल, B6 की डेफिशिएंसी, A अल्कोहल और लेड टॉक्सिसिटी, ठीक है ना।